Hello students, welcome to class 11 and today we are continuing our chapter number 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। तो देखिए मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगरों का जो निर्माण है वो कांस्य युगीन यानी कि जब कांस्य युग यानी कांस्य जो धातु की पहचान हो चुकी थी जिस युग में, यानी कि 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। यानी कि प्राचीन जो नगर थे, नगरों का निर्माण था वो 3000 ईसा पूर्व जो है हो चुका था। यहाँ पर जो कांसा है वो तांबे और रागे के मिश्रण से बनता था। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये जो धातु हैं दूर दूर से मंगवाई जाती थी, यानी कि ये इस क्षेत्र में नहीं पाई जाने वाली धातु थी। तो देखिए बढ़ई का जो सही काम करने के लिए, मनकों में छेद करने के लिए, आभूषण बनाने के लिए जो मनके बनाए जाते थे उसमें छेद करने के लिए, या जैसे बढ़ई का काम करते हैं हम, लकड़ी का फर्नीचर वर्क होता है तो उसके लिए भी जो है हमें औजार की ज़रूरत पड़ती है। और पत्थर की जो मुद्राएं उकेरने यानी पत्थरों के ऊपर जो है अक्षर वगैरह उनको उकेरना यानी खोद खोद के जो लिखना है। फर्नीचर में जड़ने यानी कोई चीज़ अगर हम फर्नीचर में जड़ते हैं तो फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि के काम के लिए जो धातु के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। और ये जो धातु के जो औजार थे ये जो है कांसे यानी कि जो रागा और तांबे से मिलकर के बनती थी। मतलब ये देखिए मेसोपोटामियाई जो हथियार थे ये भी जो है कांसे की सहायता से बने होते थे। उदाहरण के लिए जैसे भाला है, भाले का इस्तेमाल ये लोग करते थे। तो भाले की जो नोक थी आगे की, नोवेफ जिसको कहा जाता था, वो कांसे की बनी होती थी। तो देखिए बच्चों ये आपको पता लग गया इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद देखिए जल पलावन की कहानी। तो देखिए ये सुप्रसिद्ध कहानी, देखिए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बाइबल में जो है, बाइबल के अनुसार ये जल पलावन की जो कहानी थी, ये जल पलावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन का विनाश कर देने वाली कहानी थी। यानी कि इसका जो है ज़िक्र हमें मिलता है। किंतु परमेश्वर ने क्या किया था कि ये मानना, एक जो क्रिश्चियन धर्म के अनुसार माना जाता था कि परमेश्वर ने जल पलावन के बाद भी जो है जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए एक नोवा नाम के मनुष्य को चुना था। आपने एडम और ईवा की जो कहानी है वो पढ़ी होगी। तो देखिए जो एक मानव जिसको बचा लिया गया था, जो मतलब ताकि जो है सृष्टि से मानव का जो अस्तित्व वो समाप्त ना हो, तो उसने नोवा, इसमें जो है नोवा नाम के व्यक्ति का नाम बताया गया। तो नोवा ने एक बहुत विशाल नौका बनाई ये माना जाता था, और उसने जो है सभी जीव जंतुओं के जो जोड़े हैं उसमें रख लिए। और जब जल पलावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर ये जो नोवा ने जो ये नौका के अंदर जोड़े रखे थे ये सुरक्षित बचे गए। तो ऐसी ही जो कहानी थी, ये तो बाइबल की कहानी, बाइबल के अनुसार ये कहानी थी, लेकिन ये ऐसी ही कहानी जो है वो मेसोपोटामिया के पारंपरिक जो साहित्य है उसमें भी मिलती है। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो जीवशूद्र था, यानी कि उतना पिष्टिम जो है उसको उतना पिष्टिम भी कहा जाता था। तो इसी प्रकार की जो कहानी है ये मेसोपोटामिया के साहित्य में भी जो है हमें मिलती है। तो देखिए इस कहानी का जो है यूरोप वासियों के साथ किस तरह से जो संबंध था। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया जो ये सभ्यता है, या मेसोपोटामिया जो नगर मिला है वो किस वजह से जो है महत्वपूर्ण था। तो देखिए यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल में जो प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, इसका जो उल्लेख कई संदर्भों में किया गया था। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक थी, बुक ऑफ जेनेसिस, इसमें जो शिमार का उल्लेख है जिसका तात्पर्य था सुमेर ईंटों से बना हुआ शहर, या सुमेर ईंटों से बने शहर की जो भूमि थी। यूरोप के यात्री और जो विद्वान जन हैं वो मेसोपोटामिया को इसी तरह का जो नगर मानते थे, और उनके अनुसार उनके पूर्वजों की जो भूमि है वो यही थी। मेसोपोटामिया का जो शहर मिला है, मेसोपोटामिया की जो भूमि मिली है ये इसी प्रकार का शहर था। इसी वजह से जो मेसोपोटामिया के लोग, जो यूरोपीय लोग थे वो मेसोपोटामिया को, इस भूमि को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। तो देखिए जब पुरातत्व विदों ने जो इस शहर की खोज की थी, तो देखिए
शुरुआत में ही जो ओल्ड टेस्टामेंट नामक जो पुस्तक थी जिसमें मतलब इसके बारे में लिखा गया था, अक्षरश सत्य को सिद्ध करने वाले, मतलब इसमें मतलब एक एक अक्षर जो है, जो जो कहा गया था वो बिल्कुल ही उससे मेल खाते थे। तो इस वजह से जो ये मेसोपोटामिया की भूमि है ये यूरोप वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए जो जल पलावन की कहानी है ये केवल बाइबल में या मतलब मेसोपोटामिया की जो साहित्य प्राप्त हुआ है तो उसी में ही नहीं, ये जल पलावन की कहानी जो है ये हमारे प्राचीन पुराणों में भी जो है प्राप्त होती है। और जो जल पलावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी जो है पुराण कथाएं प्रचलित थी, यानी कि आप जो प्रत्येक धर्म में है ना इस प्रकार की कहानी को आप सुन सकते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की याद को अमिट रखते हुए जो अभिव्यक्त किए जाते हैं। यानी कि ये जो घटनाएं हैं ये जो घटनाएं हैं हमें अपने जो है अमिट इतिहास यानी अपने इतिहास के अंदर आने वाले जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं उनको याद दिलाते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शहरीकरण, नगरों की बनावट। यानी मेसोपोटामिया में किस तरह से जो है नगरों की कैसी बनावट थी, किस तरह से जो है नगरों की शहरों की जो है शुरुआत हुई थी। तो देखिए शहर और जो नगर थे बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? देखिए जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ाया जाता है। देखिए जो नगर होते हैं, नगर जो है अचानक जो है जो वहाँ पर जो है जनसंख्या का घनत्व बढ़ता नहीं है। अगर देखिए वहाँ पर कोई आर्थिक गतिविधियाँ होती है, जैसे मान लीजिए नगर कहीं पर जो है शहर कब बसते हैं जब वहाँ पे जो है व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं या आर्थिक गतिविधियाँ जब बढ़ती हैं तो उसी के कारण जो है जनसंख्या का घनत्व धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और फलस्वरूप जो है वो गांव जो है कस्बों में परिवर्तित होने लगता है, यानी कि कस्बे जो है बनने लगते हैं। तो देखिए शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा और देखिए और कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं शहरी क्षेत्रों में। तो ये देखिए शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो बिक्री होती हैं, साथ में जो व्यापार उत्पादन और तरह तरह की जो सेवाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि नगरों के अस्तित्व में ये सभी जो हैं सेवाएं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। नगरों के लिए नगर के जो लोग होते हैं आत्मनिर्भर नहीं होते। आत्मनिर्भर मतलब जिस तरह से देखिए शहर है, शहर में जो है हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, यानी कि वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जैसे उन्हें जो है बाहर से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। अब गांव में देखिए जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो उसकी खुद की भूमि है तो वो अपने खाद्य सामग्री खुद ही, जैसे मान लीजिए जो अनाज है वो खुद पैदा कर लेता है, शाक सब्जियां भी जो उसे अपनी भूमि से प्राप्त हो जाती हैं, पशुपालन के माध्यम से अपने घर से ही जो है दूध आदि या जो पशुओं से प्राप्त जो भी हमारा उत्पाद है वो हमें मिल जाता है। गांव में लगभग जो होते हैं लोग जो हैं आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन शहरों के जो लोग हैं वो छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो आगे देखिए जो शहरों के लोग हैं वो सेवाओं के लिए उन पर आश्रित, एक दूसरे पर जो है उन्हें आश्रित होना पड़ता है, उनमें जो है आपस में लेन देन होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी जो क्रियाकलाप है उनसे गांव के लोग भी जुड़े होते हैं। तो देखिए शहरों में जो है जो भी आवश्यक चीज़ें जो बिक्री के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचती है तो वो चीज़ें जाती कहाँ से हैं, वो गांव के लोगों के माध्यम से जाती हैं। इसी वजह से जो शहर के लोग हैं वो लगभग गांव के लोगों से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए किसान जब खेती करता है, अनाज उगाता है, वो शहरों या कस्बों तक जो है अपने अनाज यानी अपने जो कृषि उत्पाद है उसको बेच के आता है। और कृषि उत्पाद को जब मार्केट बाज़ार में जब बेचा जाता है तो बाज़ार से जो है आम जनता तक पहुंचता है। तो इस वजह से शहरी क्रियाकलाप जो है गांव के लोगों से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद देखिए शहरी जीवन में विशेषताएं क्या होती हैं। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता है, यानी कि काम का बंटवारा होता है सारा, मतलब अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी जो काम होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। ये नहीं है कि सारा काम जो है एक ही
वर्ग विशेष करता है, नहीं, काम जो है छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। विभिन्न कार्य से जुड़े लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े हुए थे। यानी कि देखिए, मान लीजिए अगर आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे काम होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो काम हैं, वो काम का बंटवारा होता है, और काम का बंटवारे के कारण जो लोग हैं आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि कुछ काम कुछ वर्ग के लोग करते हैं, फिर उसके बाद जो है दूसरा काम जो है दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। तो देखिए, शहरी विनिर्माण के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की ज़रूरतें, जो भिन्न भिन्न जो चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग जगहों से आती हैं। तो देखिए, धातु का काम करने वाले कोई और लोग होते हैं, या जैसे ईंधन वगैरह का काम करने वाले, या पत्थर या लकड़ी, जैसे मान लीजिए फर्नीचर का काम है वो कोई और लोग करते हैं, लकड़ी का काम कुछ और लोग करते हैं। लाने, जैसे अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए फर्नीचर की ही बात करें, तो लकड़ी जो कट के आएगी आरे पर से, तो वो जो है अलग काम होता है, और फिर उसको जो फर्नीचर में कन्वर्ट करना वो दूसरी जगह मतलब उसका काम होता है। तो इसीलिए कहा गया कि शहरों में है ना जो काम का विभाजन होता है। तो तो देखिए बच्चों, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, इससे आगे के जो टॉपिक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।